आप देख रहे हैं दमदार 11। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इसी दौरान बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू अब जाग रहा है और हिंदुओं को डराने धमकाने वालों की दुकान बंद होगी। तो वहीं उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता भी जताई। कहा कि हमारी आबादी लगातार घट रही है और उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पहला दिन काफी लंबा अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी, इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। महाराज जी, देखने में आ रहा है कि हिंदू आबादी लगातार घट रही है, हिंदू आबादी लगातार घट रही है, उसको लेकर किस तरह का चिंतन आपका? बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा कर। तो आप सुन रहे थे धीरेंद्र शास्त्री को। जिस तरह से हिंदुओं की आबादी घट रही है, उनका ये कहना था कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और हिंदुओं को 2 बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये भी बड़ी बात कही गई है धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा। तो ये पदयात्रा आप देख रहे हैं, पदयात्रा का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन धीरेंद्र शास्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इसी दौरान बड़ा बयान दिया। कहा कि हिंदू अब जाग रहा है और हिंदुओं को डराने धमकाने वालों की दुकान जल्द ही बंद होगी। तो वहीं उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी पर भी चिंता जाहिर की है। कहा है कि हमारी आबादी लगातार घट रही है और उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये बड़ा बयान धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा दिया गया है। और इसी बीच बागेश्वर बाबा की पदयात्रा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कहीं ये यात्रा सांप्रदायिक रंग ना ले ले, क्योंकि अक्सर धीरेंद्र शास्त्री ऐसे बयान देते हैं। शहडोल का जिक्र करते हैं। यहां पर सरकारी स्कूल में बनाई गई निकाह का रील जो है अब विवादों में आ चुका है। स्कूल ड्रेस में छात्राओं ने निकाह का रील बनाया। क्लासरूम में बने रील का लोगों ने विरोध किया है। विरोध के बाद छात्राओं ने सोशल मीडिया से ये रील भी हटा दिया। हिंदू संगठन ने मामले की डीईओ से शिकायत की है। स्कूल की प्राचार्य को तलब करके मामले की जांच के आदेश दिए हैं। धनपुरी थाने के पीएम श्री कन्या स्कूल का ये मामला है, जहां पर मजाक मस्ती में बच्चियों द्वारा जो है ये रील बनाई गई है निकाह की और इनके द्वारा तो मस्ती की जा रही थी। इन्हें क्या पता था कि ये जो है विरोध का पूरा मामला बन जाएगा। और अब ये वीडियो सामने आने के बाद विरोध शुरू हो चुका है, साथ ही साथ जांच भी मामले की जारी है। सरकारी स्कूल का ये वीडियो है जहां पर बच्चियां खेलती खेलती ये रील बना रही थी। निकाह की रील इनके द्वारा बनाई गई और इसके बाद विरोध के स्वर अब तेज हो चुके हैं। मुरैना में नाबालिग लड़की को जबरदस्ती कार में बैठाकर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घर से कोचिंग पढ़ने जा रही नाबालिग के पेट में दर्द होने पर बाबा ने नाबालिग को अपनी कार में लिफ्ट दी थी और चंडीगढ़ ले जाकर नाबालिग को बांधकर दुष्कर्म भी किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग को चंडीगढ़ से बरामद किया था। आरोपी बाबा यूपी के बाह तहसील के पिथौरा गांव का रहने वाला है।
मुरैना का जिक्र करेंगे। सरकारी जमीन को लेकर दो भाइयों में विवाद हुआ और विवाद में यहां पर गोली भी चली है, लाठी डंडे भी चले हैं और जानलेवा हमला हुआ है। बचाने आए बेटे पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। मारपीट में पिता पुत्र घायल है, पिता की हालत गंभीर है। सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची, सरायछोला पुलिस पहुंची। सरायछोला थाना क्षेत्र के रिठौरा खुर्द गांव में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश भी जारी किया है। 2 महीने के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो एफआईआर भी होगी। आदेश में एनजीटी के आदेश का हवाला दिया गया है। सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो एक्शन में प्रशासन है। पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है, बढ़ रहा है और इसी वजह से यह फैसला लिया गया है भोपाल में। कांकेर में भालुओं का आतंक है। यहां पर भालू ने फिर एक शख्स पर हमला कर दिया। बता दें आपको, बैंक के सामने ये घटना घटित हुई है। भालू के हमले में बाल बाल बचा है ये शख्स। भालू के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। अपनी मस्ती में मगन ये युवक अपना खड़ा था और मोबाइल चला रहा था। अचानक से भालू आया और हमला बोल दिया। वो तो गनीमत रही कि समय रहते युवक ने पीछे देख लिया, वरना घायल हो सकता था शख्स भालू के हमले में। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बता दें, सीएम आज पूरे प्रदेश की समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था और जिला प्रशासन के कामों की समीक्षा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी संभाग आयुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। इनके साथ ही कलेक्टर और एसपी भी शामिल होंगे। तो आज बैठक बुलाई गई है। प्रशासनिक कसावट हम इसे मान सकते हैं। सभी अधिकारियों के साथ यह महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस होगी और ये माना जा सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के मेन फोकस जो है सरकार का रहेगा। और आज ये महत्वपूर्ण बैठक कानून व्यवस्था के नज़रिए से ये महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। पहले भी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी जो है फटकार अधिकारियों को लगाई गई थी। अब भी आखिर किस तरह से कसावट लानी है, प्रशासनिक कसावट लानी है, इस पर मंथन होगा। साथ ही साथ कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाएंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर है। आज संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होना बताई जा रही है। बैठक में देश भर से बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के प्रभारी, सहप्रभारी भी हिस्सा लेंगे। बता दें, संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन होगा। तो बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। तो संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन होने जा रहा है। पहले ये बैठक 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में आज बैठक होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण संगठन चुनाव को लेकर की ये बैठक बताई जा रही है और 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद क्या कुछ निकल करके आता है, ये भी आपको जानकारी देंगे। और अब बात करते हैं सुकमा की, जहां पर नक्सलियों से जवानों की बड़ी मुठभेड़ हुई है। कोंटा के भेज्जी इलाके में नक्सलियों से जवानों की बड़ी मुठभेड़ की खबर है। बता दें, 10 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। मौके से जवानों ने 3 ऑटोमेटिक समेत कई हथियार बरामद किए। तड़के सुबह से ये नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ शुरू हुई थी और मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है और कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की भी जानकारी मिल रही है। डीआरजी की टीम नक्सलियों की घेराबंदी करने के लिए निकली थी। उसी दौरान ये बड़ी सफलता। कल उड़ीसा के रास्ते नक्सलियों के छत्तीसगढ़ में दाखिल होने की भी सूचना मिली थी और मामले में आधिकारिक फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है, पर यही जानकारी मिल रही है कि खात्मा कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो हो रहा है उसमें बड़ी ये सफलता है। ज़्यादा हम सहयोगी से जानकारी लेंगे। सतीश जांडेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, एक के बाद एक सफलता लगातार जवानों को मिल रही है और नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, अभी क्या स्थिति है, बताइए।
बता दूं कि अभी भी जो है मुठभेड़ चल रही है और रुक रुक के फायरिंग हो रही है। ये इलाका सुकमा जिले का बेजी थाना क्षेत्र का इलाका है, जो काफी अति संवेदनशील इलाका है। और जवानों को सूचना मिली थी कि कल जो है उड़ीसा के रास्ते नक्सली जो है छत्तीसगढ़ में दाखिल हुए हैं। और आपको बता दूं कि कल जो है वही उसी इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी, उड़ीसा पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें नक्सली मारा गया था। उसी के बाद जो है सुरक्षा बल अलर्ट हो गए और लगातार सर्चिंग तेज कर दी। और सूचना के आधार पर सुबह ही उस इलाके के लिए जवान निकले थे और जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 10 नक्सली मारे जाने की खबर है। 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि अभी भी जवान सर्चिंग कर रहे हैं लगातार और पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, लेकिन आगे की जो विस्तृत जानकारी जब जवान कैंप लौटेंगे तभी मिल पाएगी। जी वाकई ये लगातार जो मुठभेड़ हो रही है और सफलताएं जवानों को मिल रही हैं, जो लक्ष्य रखा गया है उसके करीब भी हैं। और ये भी जानकारी कुछ एग्जैक्ट यहाँ पर नंबर बताए गए हों कि आखिर कितने नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और ये भी माना जाए कि सतीश और भी आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा, सफलता मिलती जाएगी। जी आपको बता दूं कि आंकड़े शुरुआती आंकड़े, हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में नक्सली थे और आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जवान इलाके की सर्चिंग करेंगे, जैसे जैसे नक्सली जो है नक्सलियों को खदेड़ेंगे, उसके बाद जब सर्चिंग करते हैं तो उसके बाद जो है जवानों के 100 बरामद होते हैं, उसके बाद ही अधिकारिक पुष्टि होती है। और जवान जब घटनास्थल से वापस कैंप की ओर लौटेंगे तभी तो जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये मान सकते हैं कि अगर जैसे समय बीतेगा वैसे आंकड़े बढ़ सकते हैं। फिलहाल जो है 10 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक 100 कितने बरामद हुए हैं इसकी जानकारी मिली है, क्योंकि जवान मौके पर मौजूद है। अति संवेदनशील इलाका है, जिसके चलते जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारी कुछ कहने से कतरा रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसी के साथ ही एनसीआर में आने वाले राज्यों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्य के 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा था। तो आज सुनवाई होनी है, बेहद ही महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर खराब हो रहा है। सांसों पर एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर जो है हम लगातार देख रहे हैं, खतरा लगातार मंडरा रहा है। और अब जिस तरह से AQI का लेवल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का हाल। ये देखिए आप, अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें। सुबह से ही धुंध छाई हुई है, इस धुएं के बीच लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। 6 तस्वीरें, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, बीकाजी और लोधी रोड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नोएडा। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे हालात दिल्ली एनसीआर के हो चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवा का स्तर लगातार खराब हो रहा है। भोपाल समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, जो सेहत के लिए खराब है। इसके अलावा दूसरे कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। पराली जलाने और धुंध की वजह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण की जहरीली हवा अपना असर लोगों की सांसों पर दिखा रही है। सांस के मरीज जहरीली हवा से परेशान भी हैं। ये AQI का लेवल आप देखिए, इंदौर में 251, दमोह में 254। ये प्रदूषण मीटर आप देख रहे हैं अलग अलग शहर का, कैसे यहाँ पर हालात खराब हैं। जबलपुर 275, यहाँ पर भी बेहद ही हालात खराब हैं। उज्जैन में 252। AQI का लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है और जहरीली हवा हो रही है। सागर में 284, यहाँ पर भी बहुत सारा AQI हो चुका है। तो ये जो मीटर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब जो है सांसों पर संकट मंडरा रहा है। और ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों की सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही की जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई से केस में तेजी आएगी। वर्तमान में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 15 मामले वाराणसी जिला न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लंबित हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी मामलों को एक जगह पर केंद्रित करने से सुनवाई में तेजी आ सकती है। और पाकिस्तान पे बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 50 लोगों की मौत की खबर है, 20 से ज्यादा जख्मी हैं।
पाकिस्तान में यह आतंकी हमला पिछले 8 साल का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यह भी बताया जा रहा है कि आतंकियों ने ये हमला खैबर पख्तूनख्वा में यात्रियों के एक काफिले पर किया। आतंकियों ने काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है कि काफिले में सवार यात्री पेशावर जा रहे थे, जहां रास्ते में आतंकी घात लगाए बैठे थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यात्रियों का ये काफिला सुरक्षा बल के साथ आगे बढ़ रहा था और फिर भी आतंकी इस बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब हो गए। और रूस यूक्रेन से जंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। युद्ध के 1000 दिन बाद रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर ताबड़तोड़ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जंग के 1000 दिनों में पहली बार ICBM से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को हमला करके तबाह किया है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके यूक्रेन और नाटो के होश उड़ा दिए हैं। रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। पीएम मोदी ने गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता बताया। गुयाना की संसद से पीएम मोदी ने डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समावेशी समाज के निर्माण में लोकतंत्र से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता। पीएम ने कहा कि विस्तारवाद कभी भी भारत का सिद्धांत नहीं रहा है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने गुयाना की चटनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुयाना की चटनी को नहीं भूल सकते। अब आपको दिखाते हैं साइबर फ्रॉड का चौंकाने वाला खुलासा। कैसे बस से ट्रैवल होते हैं किराए के अकाउंट। एक कॉल पर हुई थी 40 लाख की ठगी, 23 खाते बने हैं पहेली। खेल 2 नंबरी, पैसा 1 नंबर का। ये कॉल खतरे की घंटी। वीडियो कॉल पर बहरूपिया लाइव। गुजरात टू MP कितने किरदार। बस से ट्रैवल होते किराए के अकाउंट। 23 खाते, करोड़ों की पहेली। वो कॉल ही नहीं लगाते, नजर भी आते हैं। नजर मिलाकर आपकी आंख से काजल भी चुरा लेंगे। ऐसी गैंग जिसके महज 2 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो बस पूरे खेल की छोटी मछली है। ऐसा कॉल आपको भी आ सकता है। आपकी मेहनत की कमाई एक झटके में ऐसे ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है। तो चौकन्ना रहें। इंदौर में सीनियर सिटीजन ने अनजान नंबर को रिसीव किया। उसके बाद उनके अकाउंट से 40 लाख रुपए उड़ा लिए गए। 23 अकाउंट में ये रुपए गए। एक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पहुंचे थे। यानी जिस दिन इंदौर के सीनियर सिटीजन को ठगों ने ठगा, उसी दिन कई और लोग भी शिकार हुए थे। सीनियर सिटीजन थे जो कि 71 वर्षीय, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था। लगभग 40 लाख से ऊपर की राशि उनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट के द्वारा ठग ली गई थी। इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल आने के बाद उनको ये बताया गया कि आपका जो कैनरा बैंक का अकाउंट है उसमें 2 करोड़ 60 लाख के करीब अमाउंट उसमें ट्रांसफर हुआ है। उसमें आपको 15% कमीशन मिला है। कैसे ये गिरोह लोगों को अपने जाल में फंसाता है, पुलिस की जुबानी आपको सुनाते हैं। पहले कॉल आता है, ये कहा जाता है कि आपके सिम या दस्तावेज या अकाउंट में इल्लीगल मनी है, आपके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद कोर्ट से वारंट, थाने में रिपोर्ट का डर दिखाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे होने की बात कहकर शिकार को डराते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ।
सीबीआई के अधिकारी बनकर, ईडी के अधिकारी बनकर और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजकर इनको वारंट भी दिखाया कि आपके नाम वारंट है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। बांद्रा जो बांद्रा थाना है पुलिस स्टेशन, वहां पे भी केस रजिस्टर्ड है। तो इससे फिर इनको व्हाट्सएप पर इनको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बनके वर्दी पहनकर पुलिस की, और उनको फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कि आपके खाते में इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकी हम वेरीफाई करेंगे और आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए। अगर आपकी मनी इलीगल होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और लीगल होगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से फरियादी के साथ लगभग 40 लाख कुछ हजार रुपए की इसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। 40 लाख की इस पहेली का या कहें फ्रॉड का कनेक्शन जुड़ा गुजरात से। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अकाउंट सप्लाई किया था, जिसके बदले में इन्हें कमीशन मिला। एक और राज खुला, वो राज ये कि अकाउंट को बस में रखकर सप्लाई किया जाता है। उसी बस में सिम होती है, यानी किसी को पता भी नहीं चलता ठगी का कैसे खेल चल रहा है। धोखाधड़ी के बाद इसमें जितने अकाउंट में पैसा गया था उसमें 23 अकाउंटों को क्राइम ब्रांच इंदौर की तरफ फ्रीज कराया गया था। उनमें फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ये दो आरोपी है, एक हिम्मत है जो कि सूरत का रहने वाला है और जबकि दूसरा अतुल गिरी है जो कि कच्छ का रहने वाला। गुजरात के दोनों ही आरोपी गुजरात के हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इनमें और भी बड़ी चेन है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें लगभग गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं जो न केवल गुजरात के बल्कि अन्य राज्यों में भी संबंधित है। इनको जितनी जानकारी उतनी जानकारी के हिसाब से केवल अकाउंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद बस में उन अकाउंट्स को रख देते हैं और बस से फिर वो जो व्यक्ति जो और आगे की चेन है वो उसको उठवा लेता है और उसी में उसका सिम होती है, जो सिम नंबर जो दिया जाता है जिससे कि वो ओटीपी उनके पास आता है। आखिर कितने शातिर खिलाड़ी हैं जिनके मोहरे आप भी बन सकते हैं, तो सावधानी ही बचाव है। अनजान नंबर, अनजान वीडियो कॉल को कहें बाय बाय। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार।